70 साल कांग्रेस रही है, कुंभ लगाने के लिए मना किया था, आप उनसे राम मंदिर बनाने के लिए मना किया था। सर मैं ये कह रहा हूँ अब इनकी बात, हाँ बोले क्या बोले। मतलब जो हिंदुओं को गाली दे वो सेकुलर, इट्स वेरी अजीब सा कॉन्सेप्ट है। मेरे से उम्र में बड़े हैं, ड्यू रिगार्ड, बट आपने सारी बातें आप उनसे बात करो ना। सारी बातें अच्छे बोलने के बाद सज्जन ने बोला कि क्योंकि वो कुंभ नहीं करवा सकते थे, 70 साल किसी ने हाथ पकड़े थे। आज हिंदू के 70 साल में थोड़ा बना, हम तो हजारों साल से हिंदू हैं, तो कुंभ तो कांग्रेस 70 इससे अच्छा कर सकती थी। ये तो योगी जी ने तो 5 साल। कुंभ में गए कभी? नहीं, मैं तो नहीं जा पाया, मेरा मौका ही नहीं मिला मेरे को जाने। कभी गए? नहीं, कभी नहीं। आपको कैसे मालूम कि पहले कुंभ का इंतजाम कैसा होता था और अब कैसा हुआ? नहीं तो ये तो इनके सवाल में जवाब है जो गए होंगे कि इन्होंने कहा कि क्या वो कर नहीं सकते थे। मुझे लगा इन्होंने नहीं किया होगा। उन्होंने वो ये कह रहे हैं कि वो कुंभ लगा नहीं सकते, राम मंदिर नहीं कर सकते, जहर, वो उनका दूसरा टोन है। वो कह रहे हैं कि धर्म का जो चाशनी में है, धर्म का नशा में लोगों को, वो ऐसे कह रहे हो। अच्छा, मतलब राम मंदिर बनाना जहर है, इट्स वेरी सरप्राइजिंग। मतलब हिंदुस्तान नशा, और मतलब राम मंदिर नशा कैसे, मैं इस पर पूछना चाहता हूँ इनसे। अरे धर्म का चादर में लपेट के लोगों की भावनाओं, वो उनका कहने का मतलब है। लेकिन दूसरी तरफ वाले भी पार्टी का इन्होंने नाम लिया है, अखिलेश यादव जी की, ममता बनर्जी की, वो धर्म का नाम नहीं लेते। हाँ, वही तो मैं कह रहा हूँ। वो जो मुसलमानों के साथ खड़ा है वो सेकुलर, और जो हिंदुत्व की बात कर रहा है वो कम्युनल। ये शाम को आप देख लीजिएगा कौन कहाँ कहाँ जाता है, नहीं जाता। तो दोनों तरफ से बात कीजिए ना। मैं तो कह ही नहीं रहा कि तो सारी चीज़ें मोदी जी ठीक कर रहे हैं और अखिलेश जी ठीक नहीं कर रहे हैं। ममता जी बहुत स्ट्रांग है, आई थिंक। जैसे उन्होंने शेरनी वर्ड बोला, समझ आता है बिल्कुल, लेकिन उनको अपने स्टेट में डेवलपमेंट दिखाना चाहिए ना। वो भी घूम फिर के उसी पॉइंट पे क्यों आ जाते हैं जिस पे उनको बीजेपी प्ले करवाना चाहती है। अगर आप इतना स्ट्रांग हैं अपने डेवलपमेंट को लेके, तो उसको शो कीजिए आप। मैं तो जितना पिछले 15-20 साल में मैंने देखा है स्टेट में, सब में डेवलपमेंट दिख रहा है। कुंभ वाली चर्चा का मैं जो बता, कुंभ में छह कुंभ का मेरा अनुभव है। मैं कई बार बोल चुका, मैं छात्र के तौर पे भी वहाँ और पत्रकार के तौर पर भी 2007, 13, 19, 25 सब मैंने कवर किए। भीड़ के लिहाज से ये कुंभ रिकॉर्ड तोड़ता, इतनी भीड़ कभी भी नहीं हुई। और चूंकि प्रचार प्रसार इसका इस तरह से सरकारी किया गया, और सबसे बड़ी बात जो है, जो मैं समझता हूँ कि 2019 तक सोशल मीडिया का इम्पैक्ट इतना ज्यादा नहीं था। सोशल मीडिया ने इस कुंभ के प्रचार प्रसार में सर्वाधिक भूमिका निभाई। के अलावा इसमें वैल्यूडेशन ये भी है कि आज से पहले इन सब जगह पे जाना इतना इजी भी नहीं था। इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज अगर आप देखें, अगर बहुत सारे 30 सालों पे हम बचपन से भी नहीं जा पाए थे क्योंकि इतना ट्रैफिक होता था, वो सुविधाएं नहीं थी। आई थिंक जो इंफ्रा डेवलप हुआ स्टेट वाइज और सेंटर वाइज, वो अपने आप में बहुत, जैसे भी लास्ट में स्टेटमेंट आया ना कि इन्होंने 5 तीर्थ स्थानों का एक तरह से कॉरिडोर बना दिया, प्रयागराज, वाराणसी, अयोध्या को करके। तो कनेक्टिविटी तो काउंट हो रही है। आपका सोशल मीडिया, तो आप तो अब आपसे हम सोशल मीडिया की क्या बात करें आप लोगों ने। मैं कह रहा हूँ, देखिए प्रचार प्रसार से चीज़ों का वो होता है ना। देखो, न जाने इस देश में कितने बाबा हैं, संत महात्मा हैं और धर्मगुरु हैं अलग अलग धर्म के, जिन्होंने कितनी तरह की सिद्धता हासिल की है या ज्ञान अर्जित किया है। कौन लोग उनको जानते हैं? एक IITN बाबा है, देखो सोशल मीडिया ने उसको कहाँ कहाँ पहुँचा दिया। वो चैनलों के स्टूडियो में बैठ के नौटंकी करने। रोल भी मिल गया, मोनालिसा क्या नाम था उसका? वो मोनालिसा। कितने लोग जानते थे आपके? हाँ, 20-10 साल से लड़कियां स्ट्रगल कर रही हैं, एक से एक टैलेंटेड मुंबई में। सोशल मीडिया टूल्स का यूज़ तो सभी करते हैं। अगर मैं उसको आपको 2024 के लोकसभा इलेक्शन में ले जाऊं, तो जो मिसकंसेप्शन फैलाया गया कि आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा, जिसके बेस पे आप कह रहे हो, वो भी एक तरह से सोशल मीडिया टूल्स के लोगों तक पहुंचा ना। नहीं तो आम आदमी के पास कहाँ यह बात पहुंचती थी आपको। वो उस समय जिसने यूज़ किया उसको बेनिफिट हुआ, और इनको लगा होगा इन्होंने यूज़ किया तो इनको भी बेनिफिट मिला। हाँ, तो मूल बात हम लोग चर्चा कुछ और कर रहे थे। चर्चा ये कर रहे थे कि विपक्ष, आपको लगता है एक समय, आज के 1 साल पहले अगर आप देखें, आज हम 1 मार्च को बात कर रहे हैं, 1 मार्च 2024 को देश में ऐसा माहौल बना था कि एक तरफ मजबूत इंडिया गठबंधन, दूसरी तरफ बहुत ही मजबूत प्रधानमंत्री मोदी और NDA, और टक्कर में क्या होगा देखा जाएगा। लेकिन 1 साल बीतने के बाद इंडिया गठबंधन का कहीं पता नहीं चल रहा है, वो रहेगा आगे कि नहीं रहेगा।
और दूसरी तरफ जो झटका बीजेपी को लगा लोकसभा में, उससे उबर के वो और मजबूत दिखाई दे रहा है। कमिटमेंट नहीं है ना। एक बहुत अच्छे रीज़न से सारी पार्टियां इकट्ठी हुई, महागठबंधन जो बना, और ओबियसली सब लोगों को इम्प्रेशन आया कि 1-to-1 कंपटीशन है, और वो हुआ भी 2024 में आप लोगों ने देखा। लेकिन आप देखेंगे कि जब आप कंपटीशन में मोदी जी से लड़ रहे हैं, बट उसके बाद में जब आप अकेले बैठते हैं आपस में लड़ रहे हैं, तो कम से कम एक यूनिटी उन दोनों सब में होनी चाहिए थी, तो बहुत अच्छा। जानते हैं कि इंडिया गठबंधन जो लोकसभा में बना था वो उसी तरह से इंटैक्ट रहता और विधानसभाओं में भी उसी तरह से लड़ता तो स्थितियां दूसरी होती, आप ऐसा मानते हैं? विधानसभा में तो प्रैक्टिकली वो इसलिए भी नहीं था क्योंकि हर वो पार्टी इस पॉलिसी को लेके चल रही थी कि विधानसभा में, क्योंकि हमारा अपना स्टेट वाइज स्टेक है, तो देखिए पहले आदमी अपना इंटरेस्ट तो देखता ही है, और मेजोरिटी में उनको लगा कि बीजेपी मोदी जी को हराना है तो हमें एकजुट होना पड़ेगा। लेकिन ये सच्चाई थी और वो दिखी भी, चाहे केजरीवाल जी दिल्ली में रहे या हरियाणा में कांग्रेस ने जैसे में किया, वो अगर हिम्मत दिखाते कि जैसे कई बार वर्ड आता है कि हमारे ये डिसाइड हुआ था महागठबंधन का कि जो जहाँ स्ट्रॉन्ग है हम उसको, वो नहीं हुआ ना। आप देखिए प्रैक्टिकली अगर वो होता तो बहुत टफ फाइट थी, हर विधानसभा में भी, हरियाणा भी बहुत मुश्किल था, महाराष्ट्र भी बहुत टफ था, लेकिन वो यूनिटी दिखी नहीं ना, वो